नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन। मतलब जो हमारा क्या होता है, स्टिम्युलस होता है, वो जब हमारे न्यूरॉन को एक्साइट करता है तो क्या होगा, एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा कि नहीं होगा, होगा। अब वो एक न्यूरॉन में कैसे कंडक्ट होता है, आगे कैसे आगे बढ़ता है और कैसे वो दूसरे न्यूरॉन पे जाता है। या तो एक न्यूरॉन क्या करेगा, दूसरे न्यूरॉन के ऊपर अपना नर्व इम्पल्स कंडक्ट करेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक न्यूरॉन किस पे एंड कर रहा हो, किसी मोटर एंड प्लेट पे एंड कर रहा हो। इसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन में हमने पढ़ा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, स्केलेटल मसल्स पे बिल्कुल पढ़ा है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि न्यूरॉन अपना नर्व इम्पल्स किसी ग्लैंड सेल पे छोड़े। ठीक है, अब ग्लैंड सेल पे छोड़ेगी तो क्या होगा, सिक्रीशन होगा, किसी केमिकल का, हार्मोन का सिक्रीशन होएगा। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जो न्यूरॉन है, जो नर्व एंडिंग्स हैं, वो स्किन पर कहीं एंड हो, तो वो क्या बनेंगी, सेंसरी नर्व एंडिंग्स बनेंगी। क्या बनेंगी, सेंसरी नर्व एंडिंग्स। तो जहां पर न्यूरॉन किसी ग्लैंड सेल पे एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, नर्व इम्पल्स किसी ग्लैंड सेल को भेज रहा है, उस जगह को हम कहते हैं न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन। ठीक है, चलो नाम लिख लेते हैं या एक नई स्लाइड लेकर। क्या क्या पढ़ रहे हैं हम कि अगर एक तो न्यूरॉन, नर्व इम्पल्स कहाँ कहाँ ट्रांसमिट हो सकता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, एक तो ये हो सकता है। एक कंडीशन तो ये हो गई भैया, चलो ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या होगी कि न्यूरॉन की जो एंडिंग्स है, नर्व एंडिंग्स है, वो कहाँ पे खत्म हो रही हैं, किसी मसल पे एंड हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं किसी मोटर एंड प्लेट पे खत्म हो रही है। कहाँ हो रही है, मोटर एंड प्लेट पे। ठीक है, क्या होती है मोटर एंड प्लेट, मसल की जगह होती है जहां पर नर्व एंडिंग्स होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। साथ साथ में याद करते जाओ, ठीक है, टाइम नहीं है याद करने का आगे से। न्यूरॉन की एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स अगर हमारे को कहाँ मिल रही हैं, किसी ग्लैंड सेल पे मिल रही हैं। कहाँ मिल रही हैं, किसी ग्लैंड सेल पे मिल रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे न्यूरोग्लैंडुलर। क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब यही नर्व एंडिंग्स, अगर यही न्यूरॉन क्या कर रहा है, किसी स्किन पे, स्किन सरफेस पे एंड हो रहा है, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारी सेंसरी नर्व एंडिंग्स। क्या बोलेंगे, सेंसरी नर्व एंडिंग्स। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो ये चार चीजें होती है हमारे पास में। ठीक है, अगर आपको याद हो कि हमने लोकोमोशन और मूवमेंट में एक और चीज पढ़ी थी, थ्रेशहोल्ड स्टिम्युलस। क्या होता है, पहले तो बताओ स्टिम्युलस क्या होता है। स्टिम्युलस क्या होता है, कोई भी चेंज हो रहा है आपके एनवायरनमेंट में जो कि क्या कर रहा है, आपके अंदर न्यूरॉन्स को या मसल्स को एक्साइट कर रहा है। न्यूरॉन्स एक्साइट होंगे, न्यूरॉन्स में चेंज आएगा, डीपोलराइजेशन होएगा, एक्शन पोटेंशियल बनेगा, नर्व इम्पल्स बनेगा, मसल में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उस स्टिम्युलस के वजह से, तो वो क्या है, थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस है। स्टिम्युलस मतलब कोई भी चेंज होना जो कि क्या कर रहा है, आपकी मसल को या न्यूरॉन को एक्साइट कर रहा है। अब ऐसा स्टिम्युलस जिसमें क्या होता है, इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतनी पोटेंशियल होती है कि वो उस मसल को या न्यूरॉन को एक्साइट करा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तो अब मैं कहीं भी अगर थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस का नाम लेती हूं तो आपको पता होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस मतलब उसमें इतना स्ट्रेंथ है, इतना ताकत है कि वो न्यूरॉन को एक्साइट कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं और करने जा रही हूँ,
आपके पास में जो न्यूरॉन्स होते हैं, क्या होते हैं आपके पास में जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके पास में क्या होता है, एक्सॉन होता है। पूरा ही डायग्राम बना दें क्या? चलो पूरा ही डायग्राम बना देते हैं, आलस नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपने पास में क्या है, ये मैं डेंड्राइट्स नहीं बना रही हूँ, सिर्फ क्या बना रही हूँ, एक्सॉन बना रही हूँ। ये एक्सॉन हिलॉक है, यहाँ से क्या आ रहा है, एक्सॉन आ रहा है, ठीक है। और ये क्या होंगी, इधर एक्सॉन की एंडिंग्स क्या होंगी, ये टर्मिनल आर्बोराइजेशंस। और ये जो मैं गोल गोल बना रही हूँ, ये क्या है, हमारे साइनेप्टिक नॉब्स हैं। क्या है यहाँ पे, साइनेप्टिक नॉब्स है। चलो तुम दिल छोटा मत करो, तुम्हारे लिए यहाँ पे डेंड्राइट्स भी बना दे, ठीक है। चलो रो मत तुम, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर हमारे पास एक्सॉन में सेंट्रली क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या है, हमारी साइटोन है, सेल बॉडी है, और क्या बोलते हैं हम इसको, सोमा बोलते हैं। ये हमारा एक्सॉन है, ये क्या है, एक्सॉन है। इस जगह को हमने क्या बोला था, जहां सेल बॉडी और एक्सॉन मिलते हैं, उसकी गर्दन, हमारे न्यूरॉन की गर्दन है ये, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, एक्सॉन हिलॉक। अब भाई बात आती है हमारे पास कि यहाँ पर जो ये हमारा एक्सॉन है, इसके ऊपर क्या है, माइलिन शीथ की कवरिंग है। क्या है इसके ऊपर, माइलिन शीथ की कवरिंग है कि नहीं है, दोनों तरफ है ना माइलिन शीथ की कवरिंग। कौन बना के जा रहा है माइलिन शीथ, कौन बना के जा रहा है माइलिन शीथ, हमारा शॉन सेल बना के जा रहा है। इतनी बात समझ आ गई। अब जहां जहां माइलिन शीथ प्रेजेंट है, उनके बीच में कुछ ऐसी जगह है जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, उसको हमने क्या बोला था, जल्दी से बताओ। ये वाली जगह जो है, ये वाली जगह जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, इसको हमने बोला था नोड ऑफ रैनवेयर। क्या बोला था, नोड ऑफ रैनवेयर। अब हो क्या रहा है, ये जो नोड ऑफ रैनवेयर होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, पंप्स होते हैं, ठीक है। यहीं पर क्या आता है, हमारे पास स्टिम्युलस आता है। यहीं पर हमारे पास क्या आता है, स्टिम्युलस आता है, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे पंप की जो कि क्या कर रहा है, सोडियम को भेज रहा है बाहर। ये क्या है हमारा, जो हमारा इसमें है एक्सॉन का, जो हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है, उसको हमने क्या बोला है, एक्सोप्लाज्म बोला है। क्या बोला है, एक्सोप्लाज्म बोला है। अब एक्सोप्लाज्म का अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखें, एक्सोप्लाज्म का अगर हम क्या देखें, कॉन्सेंट्रेशन देखें कि उसमें कौन से आयंस कैसे कैसे होते हैं, तो एक्सोप्लाज्म में आपके पास में जो K+ आयंस होंगे, पोटेशियम आयंस होंगे, वो ज़्यादा होंगे। मैग्नीशियम के जो आयंस होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। साथ ही में कुछ क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज वाले क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे। क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे। साथ में क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी पाए गए हैं, ठीक है। ये है हमारे एक्सोप्लाज्म की बात हो गई, ठीक है। अब क्या है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, किस कलर से बनाया, चलो ब्लू से बना देते हैं। ये जो हमारा बाहर वाला फ्लूइड है, ये क्या है, सेल के बाहर वाला फ्लूइड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, यहां लिख दूं मैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्या बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोल रही हूँ, मतलब ECF बोल रही हूँ। अब ECF का कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ लिख देते हैं, या कंपोनेंट्स यहाँ लिख देते हैं। ECF में क्या होगा, ECF में आपके पास में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन आपके पास ज़्यादा होगा। क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन भी आपके पास ज़्यादा होगा। साथ ही में क्या होंगे, आपके पास में न्यूट्रिएंट्स होंगे, सेल को दिए जाने वाले या सेल के काम आने वाले न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब सेल क्या करेगा, वेस्ट भी जनरेट करेगा, तो वो कहाँ छोड़ेगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, तो वेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हमारे पास वेस्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इतनी बात समझ आ गई। ECF में आपके पास जो चार्ज्ड मोइटीज हैं वो क्या है, सोडियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट आयंस भी होते हैं।
और जो क्या है हमारा एक्सोप्लाज्म है वहां पर क्या है, K+ ज्यादा है, Mg+2 ज्यादा है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड्स भी मिलेंगे। एक्सोप्लाज्म में ऐसी बात नहीं है कि आपको सोडियम मिलेगा ही नहीं, मिलेगा लेकिन वो बहुत कम मिलेगा। क्या होगा, मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। और ईसीएफ में भी आपको क्या मिलेगा, ईसीएफ में भी आपको K+ मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। इतनी बात समझ आ गई। तो अब ये कंडीशन इस न्यूरॉन को मेंटेन करनी पड़ती है। क्या होता है, ये दोनों कंडीशन न्यूरॉन को मेंटेन करनी पड़ती है और ये कॉन्सेंट्रेशंस इन आयंस की मेंटेन करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा। तो पहले यहां पर हम पंप की बात करते हैं एक तो, ठीक है। तो अब यहां क्या है, जहां पर क्या है हमारी नोड ऑफ रैनवियर है, क्या है हमारी नोड ऑफ रैनवियर है, जहां पर हमारी माइलिन शीथ एब्सेंट है, वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ पंप्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पंप्स को बना लेते हैं हम, पिंक कलर से बना लेते हैं, चलो बना लेते हैं हम पंप को। अरे पिंक कलर तो आया ही नहीं, पंप को बना लेते हैं, ये पिंक कलर से बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, चलो ठीक है। या फिर अगर आपको पहले वाला समझ आ रहा था तो वो चलो वो वाला ही बना लेते हैं, राइट, ओके ठीक है भाई। अब यहां पर नोड ऑफ रैनवियर पे आपके पास क्या है, एक पंप है, ठीक है। पंप आ गया। अब ये पंप क्या कर रहा है, इसका काम ये है कि एक्सोप्लाज्म में सोडियम की मात्रा कम रहनी चाहिए। तो इसका काम क्या है, यहां से उठाएगा ये सोडियम और 3 सोडियम को छोड़ देगा, फेंक देगा बाहर। क्या कर रहा है ये, बाहर फेंक देगा सोडियम को, ठीक है। और बाहर से उठाएगा, क्या उठाएगा बाहर से, कोई कलर, चलो ये वाला ले, बाहर से उठाएगा 2 पोटेशियम और उनको एक्सोप्लाज्म में लाके रख देगा। बहुत ध्यान से सुनना है तुम्हारे को। ये पंप क्या कर रहा है, ये क्या, कौन सा पंप है, ये है आपका सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। क्या है ये, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है। पंप नाम लगते ही तुम्हारे को समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है। एटीपीएज एंजाइम का काम यहाँ पर आएगा। एटीपीएज एंजाइम क्या करेगा, एटीपी को तोड़ेगा, एडीपी बनाएगा, एनर्जी को यूज करेगा। क्यों यूज करेगा एनर्जी को, सवाल ये आ रहा है तुम्हारे को, एनर्जी यूज क्यों करनी है, क्योंकि भैया ये जो काम कर रहा है ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहा है। क्या कर रहा है ये, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहा है। तुम खुद देखो, ईसीएफ में क्या है, ईसीएफ में तो सोडियम ऑलरेडी ज्यादा है, पर इसका काम क्या है, एक्सोप्लाज्म से सोडियम उठाकर बाहर फेंकना। तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ कि नहीं हुआ, कि ऑलरेडी यहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा सोडियम है। ईसीएफ में सोडियम की मात्रा पहले से ही बहुत ज्यादा है। क्या है, पहले से ही बहुत ज्यादा सोडियम की मात्रा है। फिर भी ये पंप का काम क्या है, एक्सोप्लाज्म में से सोडियम को उठा के बाहर फेंकने का है। तो दम तो लगेगा भैया, ठीक है, चढ़ाई चढ़ने में दम तो लगेगा, ठीक है। और दूसरा दम वाला काम क्या कर रहा है, ये बाहर से पोटेशियम उठाकर, जहां पे पोटेशियम की मात्रा पहले से ही ज्यादा है, एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम की मात्रा पहले से ही ज्यादा है, ये पंप क्या कर रहा है, बाहर से पोटेशियम लाता है और एक्सोप्लाज्म में पटक देता है। इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज, मतलब 3 सोडियम बाहर फेंक रहा है, उसके बदले 2 पोटेशियम अंदर लेकर आ रहा है। एक्सचेंज है लेकिन ये चैनल नहीं है, ये क्या है, पंप है। एनर्जी लग रही है, एटीपीएज एंजाइम काम में आएगा। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई, इतनी बात समझ आ गई। साथ ही में इन नोड ऑफ रैनवियर पे और क्या है, हमारे पास यहाँ पर हैं सोडियम के चैनल्स और पोटेशियम के चैनल्स। क्या है यहाँ पर, इन्हीं नोड ऑफ रैनवियर पे हमारे पास सोडियम के भी चैनल्स हैं।
क्या है, सोडियम के भी चैनल्स हैं जिनसे सोडियम अंदर आ सकता है, और पोटेशियम के भी चैनल्स हैं जिससे कि पोटेशियम बाहर जा सकता है। सोडियम अंदर क्यों आएगा? क्योंकि सोडियम की मात्रा बाहर है, एनर्जी नहीं लगाने वाला काम करता है ये चैनल। क्या करेगा? सोडियम जहां ज्यादा होगा उससे दूसरी तरफ जहां कम होगा वहां ज्यादा वाली जगह से उठा के कम वाली जगह पे ले आएगा। कौन करेगा ये काम? सोडियम चैनल करेगा। पोटेशियम चैनल क्या करेगा? एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम ज्यादा है तो वो उसको मदद करेगा कि तू बाहर चला जा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अब हम ढलान उतर रहे हैं तो उसमें एनर्जी नहीं लगेगी। इतनी बात समझ आ गई? ये फेवरेबल काम है चैनल्स का। पंप का क्या है? अनफेवरेबल काम है, उल्टा काम है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अगर तुम्हारे को ये दो बातें समझ आ गई कि सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप क्या कर रहा है और सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल क्या कर रहे हैं, तो समझ लो तुम्हारे को नर्व इंपल्स समझ आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई तुम्हारे को? अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये सब जो हो रहा है, जो पंप का काम हो रहा है, उसका क्या आगे निष्कर्ष निकलने वाला है। ठीक है, चलो, हिंदी बेटा थोड़ी कमजोर है मेरी, आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है सोडियम पंप की वजह से। अब ये क्या है, मान लो तुम्हारा, इसको थोड़ा मोटा बना दिया, एक्सॉन है। क्या है ये? एक्सॉन है हमारा। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप क्या कर रहा है? सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप का काम ये है कि भाई वो कर रहा है क्या, 3 सोडियम को भेज रहा है बाहर, और दूसरा काम क्या कर रहा है? दूसरा काम कर रहा है कि वो 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आ रहा है। इतनी बात तुम्हें समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब तुम देखो, ज्यादा पॉजिटिव बाहर जा रहा है, कम पॉजिटिव अंदर आ रहा है, तो होने क्या वाला है यहाँ पर? होने क्या वाला है कि जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है, जो बाहर की मेम्ब्रेन है, उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो अंदर की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आएगा कि नहीं बोलो तो? ठीक है, तो क्या हो रहा है, बाहर ज्यादा पॉजिटिव होने के वजह से यहाँ पर मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया और अंदर क्या हो गया, रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज हो गया, मतलब यहाँ की तुलना में। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या जनरेट कर रहा है? इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। किसको बोल रहे हैं? कलर ही समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या यूज करूं, व्हाइट यूज करते हैं। चलो, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? क्या है ये? रेस्टिंग पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का। ये रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन करता है कौन? ये रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन कौन करता है? हमारा सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। कौन करता है? कौन मदद कर रहा है? एनर्जी यूज करके रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन का बनाने में, कायम रखने में कौन कर रहा है? सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बाहर का सरफेस है वो कंपैरेटिवली, तुलना में पॉजिटिव हो रहा है एज कंपेयर टू अंदर वाले की वजह से। इस वजह से, क्योंकि एक हिस्सा, एक पोल तो हमारी मेम्ब्रेन का पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? पोलराइज्ड है। क्या है ये मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। क्या है ये मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है क्योंकि एक हिस्सा पॉजिटिव है, दूसरा हिस्सा नेगेटिव है, 2 पोल्स बन रहे हैं, तो ये क्या है? पोलराइज्ड है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब ये पोलराइज्ड हो गए, ये रेस्टिंग पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का। ये जो स्थिति है ये कब है?
ये जब है जब हमारा न्यूरॉन या नर्व फाइबर कहाँ है, रेस्ट पे है, कोई भी बाहर से स्टिम्युलस नहीं आया है। ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन है जब हमारा क्या है, रेस्ट चल रहा है, रेस्टिंग फेज या रेस्टिंग पीरियड चल रहा है, ये रेस्टिंग पे है। रेस्टिंग मतलब क्या है, नो स्टिम्युलस, नो स्टिम्युलस, नो एक्साइटेशन, अभी तक कोई एक्साइटेशन नहीं हुआ है, कोई स्टिम्युलस नहीं आया है, तब ये कंडीशन है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या हो रहा है, जब स्टिम्युलस आता है तब एक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, जो ये पोलराइज्ड है ये डीपोलराइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये जो पोलराइज्ड है वो डीपोलराइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। यहां हमने क्या बोला, रेस्टिंग पोटेंशियल बोला। क्या बोला, रेस्टिंग पोटेंशियल, मतलब कोई भी एक्साइटेशन नहीं है, कोई भी स्टिम्युलस नहीं है, लेकिन जब स्टिम्युलस आएगा चीजें बिल्कुल पलट जाएंगी, पोलराइज से डीपोलराइज हो जाएगा और रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल पे आ जाएगा तुम्हारा नर्व फाइबर। इतनी बातें समझ आ गई? ये सब होने के लिए क्या चाहिए तुम्हारे को, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। इसमें क्या लाना पड़ेगा, इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तुम ये बोलोगे कि मैम यहां पे पंप की जरूरत क्या थी, यहां पर पंप की जरूरत क्या थी? ठीक है, मुझे पता है ये सवाल आने वाला है। पंप की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके उल्टी हमें कंडीशन को क्या करना है, कायम रखना है। बाहर हमारे पास सोडियम ज्यादा है, अंदर हमारे पास सोडियम क्या है, कम है। अंदर हमारे पास पोटेशियम ज्यादा है, बाहर हमारे पास क्या है, पोटेशियम कम है। इसी को हमारे को कायम रखना है। लेकिन क्या होगा, बाहर सोडियम ज्यादा होने की वजह से वो अंदर आने की कोशिश करेगा, तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो क्या है, मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूरोनल मेम्ब्रेन क्या होगी, इसकी सोडियम के प्रति जो परमिएबिलिटी है, जो क्या है, परमिएबिलिटी है, वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। जबकि जो पोटेशियम के लिए उसकी परमिएबिलिटी है, पोटेशियम के लिए जो उसकी परमेबिलिटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में जाने की कोशिश करता है। इसलिए हमने यहाँ क्या बिठा रखा है, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप को बिठा रखा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? चलो, नर्व इंपल्स तुम्हारे को समझ आ गया कि जब क्या हो रहा है, स्टिम्युलस आ रहा है, पोलराइज से डीपोलराइजेशन हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो जो डीपोलराइजेशन है वो पूरे इस एक्सॉन में यूनिडायरेक्शनली ट्रैवल करेगा, मतलब अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ट्रैवल करेगा और यहाँ पर जो नर्व एंडिंग्स हैं वहां तक पहुंचेगा, टर्मिनल आर्बोराइजेशन तक, साइनेप्टिक नर्व्स तक नर्व इंपल्स पहुंचेगा। इसको हम बोलते हैं क्या, नर्व इंपल्स। मतलब जो डीपोलराइजेशन की वेव है वो ट्रैवल कर रही है अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? चलो एक बार अब हम थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नर्व इंपल्स की ही बात हो रही है। तो जो नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स एज वेल एज मसल सेल्स आर एक्साइटेबल। क्या है, एक्साइटेबल सेल्स हैं। क्यों? बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर पोलराइज्ड। अभी तुम्हारे को बताया मेम्ब्रेन्स क्या है, हमारी पोलराइज्ड है, हैविंग एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इतनी बात समझ आ गई? ये क्यों है? Because of differential concentration of ions across the axonal
मेम्ब्रेन। मैंने जिसको न्यूरोनल मेम्ब्रेन बोला था, ये न्यूरोनल मेम्ब्रेन बोल रही थी, ये क्या है? ये एक्सोनल मेम्ब्रेन है। क्या है? एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, तो तुम इसको क्या बोलोगे? एक्सोनल मेम्ब्रेन बोलोगे। ठीक है, तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है उसमें काफी सारे क्या है? वेराइटी ऑफ आयन चैनल्स हैं विच आर पोर्स फॉर्म बाय प्रोटीन्स। क्या है? पोर्स फॉर्म बाय प्रोटीन्स। ये बहुत ही सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, सिर्फ कुछ आयंस के चैनल होते हैं, और ये चैनल जिस आयन का चैनल है उसी आयन को अंदर आने देता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, एंड बाय रिमेनिंग आइदर ओपन और क्लोज्ड। या तो ये बंद हो जाएंगे या ये खुल जाएंगे। जब ये खुलेंगे तब क्या होगा? अंदर आएगा या बाहर जाएगा। जब ये बंद हो जाएंगे तब कोई भी आदान प्रदान नहीं होएगा। ठीक है, मोस्ट आयन चैनल्स ऑफ न्यूरॉन्स बिहेव एज इफ दे कंटेन अ गेट। कोई गेट है, मतलब जो क्या है, जो हमने ऐसा चैनल बनाया था, राइट, ये पहले हमने पंप बनाया था, अभी तुम मानो कि ये क्या है? एक चैनल है। ऐसा माना गया है कि ऐसा लगता है इन चैनल के ऊपर क्या है? गेट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये गेट बना हुआ है कि भाई ये कब खुलते हैं? जब कोई एक्साइटेशन आता है तब ये क्या हो जाते हैं? इनका ये जो गेट है ये ऐसे खुल जाता है। अब अगर ये अंदर आने देना चाहते हैं तो अंदर आने देंगे, अगर ये बाहर भेजने वाले चैनल्स हैं तो ये बाहर भेजेंगे। और ये कब होगा? ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेंगे, मतलब जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है उसको फेवर करेंगे। अगर अंदर इसमें क्या है? एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम ज़्यादा है तो ये चैनल्स क्या करेंगे? पोटेशियम को बाहर फेंकेंगे और बाहर से सोडियम को अंदर लेकर आएंगे। चैनल्स का ये काम होता है क्योंकि वो बिना एनर्जी के काम करते हैं। इतनी बात समझ आ गई? सो मोस्ट ऑफ द आयन चैनल्स बिहेव as if they contain a gate that opens it to allow ions to pass under some conditions but close under other conditions। अब ऐसा नहीं है कि ये चैनल्स पूरे टाइम खुले रहते हैं, ये पूरे टाइम बंद रहते हैं, लेकिन जब क्या आ रहा है? ये स्टिम्युलस आ रहा है तब इनका गेट ये खुल जाता है। क्या खुल जाता है? ये गेट खुल जाता है, और जो भी इनका काम है वो होने लगता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो प्रेजेंस है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल की गिव दीज सेल्स द प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी, that is ability to respond to certain stimuli such as mechanical pressure, touch, chemicals, light, sound or even voltage applied। अब जब कोई भी न्यूरॉन कोई भी सिग्नल नहीं भेज रहा है, it is said to be at rest। क्या बोला मैंने? कोई भी नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहा है। नो नर्व इम्पल्स कंडक्शन, नो नर्व इम्पल्स कंडक्शन, कोई भी इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा है। तो न्यूरॉन किस स्टेज में है? रेस्ट की स्टेज में है। जो परमिएबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की K+ आयंस के लिए वो ज़्यादा होती है। मैंने क्या बोला? जो ये क्या है हमारी परमिएबिलिटी है वो K+ आयंस के लिए ज़्यादा होती है, मतलब अंदर से बाहर K+ आयंस ज़्यादा भागने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अंदर क्या होता है? K+ आयंस ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें किसकी, यही अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम के लिए परमेबिलिटी कम होती है। सोडियम के लिए क्या होती है? परमेबिलिटी कम होती है, तो वो कम ही अंदर आ पाता है। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? Permeability of plasma membrane to potassium ions is greater than its permeability to sodium ions in neuron or muscle fiber when these are at rest। लेकिन ये सब कब की बात हो रही है? आराम की बात हो रही है, रेस्ट की बात हो रही है। Exoplasm inside the axon has high concentration of potassium ions and कम किसका concentration होता है? सोडियम आयंस का। इन कॉन्ट्रास्ट टू द फ्लूइड आउटसाइड, मतलब ये किसकी बात हो रही है? ECF की बात हो रही है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की बात हो रही है, which has a low concentration of potassium ions and a high concentration of sodium ions। ठीक है, रेस्ट में potassium ions can cross through the plasma membrane easily
However, at rest, chloride ions and sodium ions have the most difficulty in crossing. क्यों होती है? क्योंकि इनकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है. पोटेशियम की क्या होती है? परमिएबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि क्लोराइड आयंस के लिए या फिर सोडियम के लिए जो परमिएबिलिटी होती है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन की, वो कम होती है. इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर रहते हैं क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि उसकी सेमी परमेबिलिटी परमिट नहीं करती है, अलाउ नहीं करती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस जो सरफेस है एक्सॉन का carries positive charge relative to its interior, and this electric potential difference across the plasma membrane is called resting membrane potential. समझ आ गई बात? जितना अभी तक हमने पढ़ा सब मैंने थ्योरी में छाप दिया है, राइट? दिस ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड. अब ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको आप मेजर कर सकते हो. कैसे? 2 इलेक्ट्रोड्स यूज करके. क्या करके? एक आप बाहर लगा दो, एक आप अंदर लगा दो, राइट? किसमें? अनस्टिम्युलेटेड एक्सॉन में, जिसको स्टिमुलस नहीं मिला, मतलब रेस्टिंग स्टेज में है वो एक्सॉन, न्यूरॉन. दिस कैन बी रिकॉर्डेड बाय फीडिंग दिस इनपुट इनटू अ डुअल बीम कैथोड रे, और उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलोस्कोप बोलते हैं. इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या कर सकते हैं? एक सेंसिटिव वोल्टमीटर होता है ये ऑसिलोस्कोप, और इससे हम क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जान सकते हैं. न्यूरॉन्स में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना होता है? -40 मिली वोल्ट से लेकर कितना हो सकता है? -90 मिली वोल्ट तक हो सकता है. इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? और 1 वोल्ट कितना होता है? 1 वोल्ट होता है 1000 मिली वोल्ट. क्या होता है 1000 मिली वोल्ट? मतलब 1 मिली वोल्ट क्या होता है? 1/1000 मिली वोल्ट, सॉरी 1/1000 वोल्ट. ठीक है, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो टिपिकल वैल्यू क्या है हमारी? -70 मिली वोल्ट है. माइनस क्यों दिया है हमने? माइनस इसीलिए दिया है बिकॉज जो अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या है? नेगेटिव है एज कंपेयर टू बाहर वाला. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल आयन ग्रेडियंट्स आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. कौन कर रहा है ये? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एनर्जी यूज हो रही है, एटीपी यूज हो रही है. एटीपीएज एंजाइम का काम है. कौन करेगा? पंप करेगा. कौन सा पंप करेगा? जिन आयंस को काम में लेना है, सोडियम और पोटेशियम आयंस को काम में लेना है, उनको एक्सचेंज करना है. तो नाम क्या रख दो? सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप रख दो. सो क्या हो रहा है? आयंस को अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बाय सोडियम पोटेशियम आयन ट्रांस मेम्ब्रेन पंप्स. ट्रांस मेम्ब्रेन क्यों बोला है? क्योंकि ये मेम्ब्रेन है और इनके आर पार ये पंप्स प्रेजेंट है. ठीक है, क्या प्रेजेंट है? ये पंप्स जो होते हैं आर पार प्रेजेंट है. इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? हर न्यूरॉन में क्या है? मिलियन और सो एटीपी पावर्ड सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप्स बने हुए हैं इनटू इट्स मेम्ब्रेन टू एनेबल इट टू कीप कंडक्टिंग एक्शन पोटेंशियल इनडेफिनिटली. हर सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट पंप एक्सपेल करता है कितने? 3 सोडियम आयंस फॉर एवरी 2 पोटेशियम आयंस इंपोर्टेड. मतलब बाहर फेंकने को हम क्या बोल रहे हैं कि जो पंप है वो क्या कर रहा है? 3 सोडियम आयंस तो बाहर फेंक रहा है और अंदर कितने ला रहा है? उसके बदले में 2 पोटेशियम आयंस लेकर आ रहा है. सच पंप्स आर सेड टू बी इलेक्ट्रोजेनिक. ठीक है, अब क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है नर्व इंपल्स का अलोंग द एक्सॉन. क्या हो रहा है? अलोंग द एक्सॉन क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है. इससे पहले हम एक नई स्लाइड लेकर ये पढ़ेंगे कि जो ये कंडक्शन है, इस कंडक्शन में ये जो हमारा कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स है, इसमें 3 चीजें होती हैं. 3 टर्म्स पढ़ने वाले हो आप. पहला टर्म आपका आएगा डीपोलराइजेशन. क्या पढ़ोगे आप? डीपोलराइजेशन.
दूसरा टर्म आएगा आपके पास एक्शन पोटेंशियल। क्या आएगा? एक्शन पोटेंशियल। तीसरा टर्म आएगा आपके पास रीपोलराइजेशन। क्या आएगा? रीपोलराइजेशन। 3 टर्म्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टर्म उठा लेते हैं जो कि है हमारा डीपोलराइजेशन। चलो डीपोलराइजेशन से चालू करेंगे। मतलब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन का जो पोलराइज्ड स्टेट है उसको खत्म करना है। क्या करना है? उसको खत्म करना है। कैसे खत्म करना है? जो पोल्स बने हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उनको डिस्ट्रॉय करना है। चलो आओ करते हैं। अब हुआ क्या है हमारे पास, हम ले लेते हैं एक एक्सोनल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? एक एक्सोनल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं है? माइलिन शीथ नहीं है। अब हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? इसी में बना दें कि 2 बनाएं? चलो 2 बना लेते हैं। ठीक है, 2 बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके बाहर कैसा चार्ज है? इसके बाहर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अंदर नेगेटिव चार्ज है। अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अभी ये क्या है? रेस्टिंग स्टेज में है। अभी ये क्या है? ये रेस्टिंग स्टेज में है। क्या है? रेस्टिंग स्टेज में है। मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना हुआ है, -70 वोल्ट बना हुआ है। ठीक है, पंप्स यहाँ काम कर रहे हैं। पंप्स क्या कर रहे हैं? 2 पोटेशियम को बाहर अंदर ला रहे हैं और 3 सोडियम को बाहर भेज रहे हैं। चलो अब क्या हुआ है? स्टिम्युलस आया है भैया। कौन आ गया है? स्टिम्युलस आया है, करंट आया है, किसी तरह का बाहर चेंज हुआ है, स्टिम्युलस आया है मेम्ब्रेन पे। ये क्या है? स्टिम्युलस है। क्या है? स्टिम्युलस है। इस स्टिम्युलस की मात्रा क्या होना चाहिए? -55 से -65 मिलीवोल्ट तक ये चल सकता है। कितना होना चाहिए? -55 से -60 मिलीवोल्ट तक हो सकता है। राइट, कितना है ये? 10 मिलीवोल्ट ही कम है। क्या है ये? 10 मिलीवोल्ट। जो रेस्टिंग स्टेज पे हमारा क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उससे 10 मिलीवोल्ट ही ये कम है। ये स्टिम्युलस के लिए हमारे को चाहिए होता है, इतना थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, ये आया आया बाहर से क्या आया? स्टिम्युलस आया, चेंज आया, किसी भी प्रकार का हो सकता है, टच हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, आया ये। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? ये जब यहाँ आया तो हमारे पास क्या है? अब मैं एक काम कर रही हूँ, जो चैनल है ना उसको मैं ऐसे बना रही हूँ क्योंकि इसमें गेट बनाना आसान है। क्या है? चैनल को तुम ऐसे समझ लो कि मैं ये गेट वाला बना रही हूँ। ठीक है, पंप वाला हम ये वाला साइज लेंगे। पंप वाला क्या है? ये डायग्राम लेंगे हम। ठीक है, 2 किडनी बीन्स जुड़े हुए, ये पंप है, ये चैनल है। ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब हो ये रहा है कि यहाँ पर इस मेम्ब्रेन में क्या है हमारे पास में? इस मेम्ब्रेन में, चलो दूसरे डायग्राम में बना के दिखाते हैं तुम्हारे को। स्टिम्युलस आ गया, स्टिम्युलस आ गया भाई, स्टिम्युलस आ गया, स्टिम्युलस आ गया। ठीक है, स्टिम्युलस आ गया। अब स्टिम्युलस क्या कर रहा है? यहाँ पर क्या है हमारे पास? ट्रांस मेम्ब्रेन। ट्रांस मेम्ब्रेन क्या है? चैनल्स है। ट्रांस मेम्ब्रेन क्या है हमारे पास में? चैनल्स है। तो यहाँ पर इन चैनल्स के क्या थे? दरवाजे बंद थे। यहाँ पर इन चैनल्स के दरवाजे, सोडियम चैनल्स हैं ये, इन सोडियम चैनल्स के दरवाजे क्लोज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सोडियम चैनल्स क्लोज्ड है। ठीक है, स्टिम्युलस के आते ही, जैसे ही स्टिम्युलस आया, इनके दरवाजे खुल गए। सोडियम चैनल्स के क्या हुए? दरवाजे, गेट्स ओपन। क्या हुए? मैजिकली ये क्या हुआ? आया स्टिम्युलस और ये गेट्स क्या हो गए? खुल गए। गेट्स क्या हो गए? खुल गए। अब ये क्या होगा? अलोंग चैनल क्या करता है? बिना एनर्जी वाला काम करता है, जो हो सकता है वो करता है। तो ये क्या करता है? अंदर सोडियम को भेजने लगता है। क्या करता है? अंदर सोडियम को भेजने लगता है। क्या कर रहा है ये? अंदर सोडियम को भेजने लग रहा है। सोडियम के अंदर आने से क्या होएगा? बाहर तो पॉजिटिव था ही था, क्योंकि बाहर तो क्या है? सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा पहले से ही है, लेकिन अंदर
अंदर सोडियम के आने से क्या हो रहा है, जो यहाँ का नेगेटिव एरिया था, नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था या इलेक्ट्रिक डिफरेंस था, वो क्या हो गया है, वो भी पॉजिटिव में बदल गया है, वो भी क्या हो गया है, पॉजिटिव में बदल गया है। इतनी बात समझ आई। अब ये अंदर आने की वजह से, सोडियम के अंदर आने की वजह से जो दो पोल्स बन रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव, वो डिसरप्ट हो चुके हैं, इम्बैलेंस हो चुके हैं। अंदर का जो तुम्हारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट का, वो क्या हो गया, सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से, सोडियम इनफ्लक्स की वजह से, मतलब इनफ्लक्स मतलब सोडियम के अंदर आने की वजह से 0 मिली वोल्ट हो गया। मतलब -70 से वो -50 पे आया, -50 से -30 पे आया, और -30 से वो कहाँ आ गया, 0 मिली वोल्ट पर आ गया, क्योंकि अंदर कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है, और थोड़े ही टाइम बाद ये 0 मिली वोल्ट से +30 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा। 0 मिली वोल्ट पहुंचते ही, 0 मिली वोल्ट पहुंचते ही आपकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई। क्या हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हमने क्या बोला है, डीपोलराइजेशन बोला है। क्या बोला है, डीपोलराइजेशन बोला है। तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसी कि नहीं घुसी, ये जल्दी से देख लो तुम। दोबारा बता रही हूं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, ठीक है, -70 मिली वोल्ट था, पंप्स यहां काम कर रहे थे, चैनल्स बंद थे। क्या हुआ, स्टिम्युलस आया। क्या हुआ, स्टिम्युलस आया। यहां पे क्या कंडीशन है अभी, K+ क्या है, K+ अंदर की तरफ ज्यादा है, और यहाँ क्या है, सोडियम क्या है, सोडियम ज्यादा है। जैसे ही स्टिम्युलस आया, ये जो चैनल सोडियम के थे जो बंद थे वो खुल गए हैं। खुलते ही क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग बाहर से सोडियम अंदर आ गया है। अंदर का नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव में बदल गया है, जिसकी वजह से जो दो पोल्स थे वो डिसरप्ट हो गए हैं, इम्बैलेंस हो गए हैं। -70 मिली वोल्ट से कम होता होता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 0 मिली वोल्ट पे आ गया है, और तुम्हारी मेम्ब्रेन जो पोलराइज्ड थी, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन का स्टेट क्या था, पोलराइज्ड था, वो यहाँ क्या हो गया है, डीपोलराइज्ड हो गया है। अरे जरा हंस के दिखा दो यार, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डीपोलराइजेशन है, ठीक है। थ्योरी पढ़ लेते चलो एक बार। तो जो ट्रांसमिशन है सिग्नल का नर्व से, वो कैसे होता है, 4 फेजेस में होता है। कैसे होता है, 4 फेजेस में होता है। सबसे पहले इनिशिएशन ऑफ इम्पल्स होएगा, मतलब क्या होएगा, स्टिम्युलस आएगा, एक्साइटेशन होएगा, क्या होएगा, धमाका होएगा, तड़क भड़क वाला बिजली आएगी। ट्रांसमिशन होएगा नर्व फाइबर में, मतलब जो नर्व फाइबर है पूरा एक्सॉन है उसमें ट्रांसमिशन होएगा, उसका ट्रांसफर होएगा किसी इफेक्टर पे, जो कि टारगेट मसल हो सकता है, न्यूरॉन हो सकता है, ग्लैंड सेल हो सकती है, या फिर स्किन हो सकती है, ठीक है। इट्स इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू। चौथा चीज क्या होगा, जो भी इफेक्टर है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, केमिकल रिलीज होगा, हार्मोन रिलीज होएगा, या फिर वो और आगे बढ़ के जाएगा, या सेंसरी नर्व एंडिंग है तो स्किन में आपके, या तो क्या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आपको दर्द महसूस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये काम होगा। दैट इज इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू। जो आपका इफेक्टर है उसमें कुछ बदलाव आएगा। जो ट्रिगर जोन है पर्टिकुलर न्यूरॉन का, वो प्लेस कहाँ है, मेम्ब्रेन पे, जहां पे वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्लस्टर्ड होते हैं बहुत ज्यादा। तो अब जो मैंने आपको ये जगह बताई है जहां पे स्टिम्युलस आ रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा नोड ऑफ रैनवियर है। इस नोड ऑफ रैनवियर में ये जो चैनल्स हैं ये बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। क्यों ज्यादा लगे हुए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में
बहुत ही कम टाइम में क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। मिली सेकेंड्स में डीपोलराइजेशन होगा, मतलब विद इन 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड में इतना सोडियम अंदर आ जाएगा। सोडियम क्या होगा, मिली सेकेंड में अंदर आ जाएगा और ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड हो जाएगी। अंदर जो सोडियम की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो दोनों तरफ चार्जेस क्या हो जाएंगे, अब इस तरफ तो पॉजिटिव, नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गए, और बाहर की तरफ तो पॉजिटिव पहले से था ही और अभी भी है, क्योंकि बाहर तो मात्रा वैसे भी किसकी ज़्यादा है, सोडियम की ज़्यादा है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो जब व्हेन स्टिम्युलेटेड ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स ब्रिंग Na+ इनटू दी सेल एक्सोप्लाज्म में आ गया, अ टेम्पररी वेरी लोकलाइज्ड बट रैपिड इनफ्लो ऑफ सोडियम आयंस इनटू द सेल अकर। लोकलाइज्ड क्यों बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, वेरी लोकलाइज्ड, क्योंकि क्या हो रहा है, देखो तुम्हारे को मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। यहाँ हम ले लेते हैं एक स्लाइड। अब क्या हो रहा है, देखो ये है हमारी क्या, एक्सोनल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऐसे क्या है, ये ऐसे हमारी माइलिन शीथ है, ऐसे हमारी क्या है, ये माइलिन शीथ है, और इनके बीच में ही क्या लगे हुए हैं, ये चैनल्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, ये चैनल्स लगे हुए हैं। इस एरिया में क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर किसका ज्यादा, हमारे सोडियम आयन के चैनल्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब क्या हो रहा है, ये अभी गेट बंद है, यहाँ से क्या आया, तड़कता भड़कता स्टिम्युलस आया। क्या आया, ये जैसे ही स्टिम्युला आया ये सारे खुल गए। अब क्या कहते हो, यहाँ पर भी होंगे ना, ये भी नोड ऑफ रैनवियर है, यहाँ पर भी होगा, ये भी क्या है, नोड ऑफ रैनवियर है, यहाँ पर भी होगा। हम बात कर रहे थे कि उस स्टेटमेंट में वेरी लोकलाइज्ड क्यों लिखा है, तो यहाँ पर जैसे ही तड़कता भड़कता स्टिम्युला आया, बिजली पड़ी, इन सब के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन सिर्फ इसी जगह पे, इसी जगह पे क्या होगा, यहीं से जो सोडियम है, अरे भाई वाइट कलर चूज किया था मैंने, यहीं से इन चैनल से जो सोडियम है वो अंदर आने लगेगा। क्या होगा, अंदर आने लगेगा। तो यहाँ का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, वो यहाँ पर बदल जाएगा। यहाँ पर क्या होएगा, बदल जाएगा, प्लस 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 अंदर भी और प्लस 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 बाहर तो पहले से ही था, लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ नहीं हुई। यहाँ ये नेगेटिव अंदर है, नेगेटिव अंदर है, पॉजिटिव बाहर है, पॉजिटिव बाहर है। इसलिए हमने क्या बोला है कि ये जो प्रोसेस है ये क्या है, बहुत ही लोकलाइज्ड है। कैसे दिखाएं, आपको मार्कर से दिखा देते हैं, हाइलाइटर से दिखाते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये अभी सिर्फ इसी एरिया में हो रहा है, यहाँ ये आगे नहीं पहुंचा है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, इसलिए हमने इसको बोला है वेरी लोकलाइज्ड। क्या बोला है, वेरी लोकलाइज्ड बट रैपिड इनफ्लो ऑफ सोडियम आयंस इनटू द सेल अकर। मतलब क्या है, इतनी तेजी से अंदर आएगा, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिली सेकेंड के अंदर ये सारा सोडियम अंदर आ जाएगा। ठीक है, into the cell occurs wiping out the local electrical potential difference in the immediate vicinity। इतनी बात समझ आ गई? तो ये जो आसपास का यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बदल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। सही लिखा था क्या अपन ने, सही लिखा था क्या, कहाँ गया वो डायग्राम बड़ा वाला, ये रहा, सही लिखा था ना, डीपोलराइजेशन है। तो ये वाला जो आपका है ये क्या हो रहा है, आपका डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। अब ये जो डीपोलराइजेशन हुआ है ना, यही क्या जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, या यही क्या जनरेट करेगा, नर्व इंपल्स जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, नर्व इंपल्स जनरेट करेगा। और एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स का ही क्या है, दूसरा नाम है। मतलब तुम कह सकते हो नर्व इंपल्स उर्फ एक्शन पोटेंशियल, या फिर एक्शन पोटेंशियल उर्फ नर्व इंपल्स। इतनी बात समझ आ गई?
इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? चलो थ्योरी पढ़ते हैं आगे। ये देखो क्या है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल में सोडियम बाहर ज्यादा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, और अंदर न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में मतलब एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है। डीपोलराइजेशन हुआ, चैनल्स खुल गए, चैनल्स के गेट खुल गए, सोडियम अंदर आने लग गया। सोडियम क्या हुआ, अंदर आने लग गया। अब क्या हो रहा है, अब देखो, even though a relatively small number of sodium ions cross the membrane before the channel close again, ये नहीं है कि चैनल्स खुले ही रहेंगे, चैनल्स फिर से बंद होंगे। The interior of the plasma membrane in that area actually develops net positive charge relative to the outside. डीपोलराइजेशन क्या करता है, Na+ आयन चैनल्स को मेम्ब्रेन में बंद कर देता है ताकि नो मोर आयंस कैन एंटर द सेल। अब क्या हो रहा है, जैसे ही 0 मिलीवोल्ट पहुंचा, डीपोलराइजेशन हुआ, तो क्या होगा, ये जो चैनल्स खुले हुए थे मेम्ब्रेन में, ये चैनल्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जैसे ही क्या होगा, 0 मिलीवोल्ट पहुंचेगा। After about 0.5 milliseconds, permeability to potassium ion increases because the buildup of positive charge inside the cell opens voltage gated channels. किसके channels? पोटेशियम के चैनल्स ओपन हो जाएंगे। अब हुआ क्या है जैसे ही ये 0 मिलीवोल्ट पहुंचा है, 0 मिलीवोल्ट पहुंचते ही मेम्ब्रेन में क्या है हमारे पास में, मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन में हमारे पास ये बंद हुए हुए हैं अभी चैनल्स। कौन है ये है हमारे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड क्यों बोला है, जैसे ही ये वोल्टेज बदला उससे इनके गेट्स क्या हो गए, खुल गए, इसलिए इसको क्या बोला, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। वोल्टेज बदला, इनके गेट्स खुल जाएंगे और क्या होएगा, वापस से 0 मिलीवोल्ट से या 30 मिलीवोल्ट से वापस से -70 पे जाना है। तो क्या होंगे ये चैनल्स एक्सोप्लाज्म के अंदर से, ये क्या है, ये एक्सोप्लाज्म है, क्या है ये एक्सोप्लाज्म है, तुम्हारे को कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए नीचे का ये चेंज कर देती हूँ कलर। क्या हो जाएगा, ये जो एक्सोप्लाज्म है ये क्या हो जाएंगे, इसमें यहाँ पर क्या है, पोटेशियम क्या है यहाँ पे पोटेशियम। अब क्या होंगे 0 मिलीवोल्ट होते ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स के दरवाजे खुल जाएंगे, खुल जा सिम सेम, और जो हमारा पोटेशियम है वो भागता हुआ बाहर जाएगा। वो क्या होगा, भागता हुआ बाहर की तरफ जाएगा। और कब तक जाता रहेगा, जब तक वापस से 30 मिलीवोल्ट से +30 मिलीवोल्ट से वापस -70 मिलीवोल्ट तक अपनी पोलराइज स्टेट तक तुम नहीं पहुंच जाते, या ये हमारा सेल नहीं पहुंच जाता। सो मूवमेंट ऑफ K+ आयंस आउटवर्ड डाउन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फिर क्या करता है, रीस्टैब्लिश करता है चार्ज डिफरेंस को, जो कि स्टिम्युलस आने से, जो कि बिजली आने से पहले हुआ करता था, दैट इज -70 मिलीवोल्ट। अब जो बाहर जा रहे हैं K+ आयंस, उनसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, जो पॉजिटिव आयंस हमारे कहाँ होते थे, एक्सोप्लाज्म में होते थे। अब पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ का जो ++++ है वो किस में बदल जाएगा, वो किस में बदलने वाला है, नेगेटिव में बदल जाएगा। सो जो एक्सोडस मतलब बाहर जाना, बाहर चले जाना of potassium ion lowers the number of positive ions within the cell and the potential, जो potential है वो वापस 30 मिलीवोल्ट से 0 मिलीवोल्ट पे आएगा, -30 पे जाएगा, -50 पे जाएगा और -70 पहुंच जाएगा। लेकिन -70 पहुंचने से पहले वो एक बार कहाँ जाएगा, -90 तक भी जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर रिपोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपर रिपोलराइजेशन। लेकिन वो वापस 70 मिलीवोल्ट तक, -70 मिलीवोल्ट तक आ जाता है। और ये जो पोटेशियम के बाहर जाने से वापस से पोलराइजेशन
अटेन हो रहा है या पोलराइज स्टेट वापस आ रही है, इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। मतलब वापस से मेम्ब्रेन को क्या किया जा रहा है, पोलराइज किया जा रहा है। जो पूरा प्रोसेस है डीपोलराइजेशन का और रीपोलराइजेशन का बहुत ही क्विक होता है, जल्दी होता है, टेक्स ओनली अबाउट 1 to 5 milliseconds। जब साइट ऑफ स्टिम्युलेशन हैज लेस चार्ज डिफरेंस देन द मेम्ब्रेन सरफेस सराउंडिंग इट, this potential difference establishes a small very localized current in the immediate vicinity। अब क्या हो रहा है, हमने एक डायग्राम बनाया था जहां पे हमने क्या दिखाया था, जहां पर हमने दिखाया था कि ये लोकलाइज्ड इफेक्ट है। यहां पर जैसे ही लोकलाइज इफेक्ट हुआ, वैसे ही जैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ, वैसे ही यहां पर एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। वो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक करंट एक स्टिम्युलस की तरह एक्ट करेगा, एक स्टिम्युलस की तरह एक्ट करेगा इस जगह के लिए। यहां पर जब डीपोलराइजेशन हुआ, वैसे ही यहां एक इलेक्ट्रिक करंट बना और उस इलेक्ट्रिक करंट ने स्टिम्युलस के जैसे एक्ट किया, जिससे क्या हुआ, यहाँ के क्या खुल गए, सोडियम आयन के चैनल्स खुल गए। क्या हुआ, अब तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन होने वाला है। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक करंट बना, ये जगह तो क्या होने वाली है, रीपोलराइज होने वाली है, लेकिन ये क्या हो रही है, डीपोलराइज होने के लिए तैयार हो गई है। क्योंकि जैसे ही स्टिम्युलस आया, बाहर से सारे जो सोडियम है वो अंदर आ जाएंगे, बाहर के सारे सोडियम अंदर आ जाएंगे और अंदर का क्या होएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डीपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर तो क्या आने लग जाएगा, रीपोलराइजेशन होने लग जाएगा, लेकिन यहां क्या होएगा, डीपोलराइजेशन होना चालू होएगा। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हो, रेस्टिंग पोटेंशियल है, स्टिम्युलस आया, डीपोलराइजेशन हुआ, फिर रीपोलराइजेशन कैसे होएगा, हमारे पोटेशियम बाहर जाएंगे और वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल अचीव हो जाएगा। अभी आपको एक आगे डायग्राम दिखाएंगे जहां कैसे हो रही हैं चीजें। अब देखो क्या हो रहा है, इमीडिएट विसिनिटी में क्या हो रहा है, हमारा डीपोलराइजेशन चालू होने वाला है या चालू हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, चालू हो गया है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है नियर बाय क्लोज्ड सोडियम आयन चैनल्स को। अब क्या हो रहा है, स्टिम्युलस मिला, पास वाले आयन सोडियम आयन चैनल्स को वो खुलते हैं, किसको परमिट करते हैं, सोडियम अंदर आता है और क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है इस साइट पे। डीपोलराइजेशन ऐसे ही ट्रैवल करता है। अब तुम मान लो ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा, रे 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 एक्सॉन की जगह तो छूट ही गई, ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा नर्व फाइबर, ये क्या है तुम्हारा, नर्व फाइबर है, ये क्या है तुम्हारा, नर्व फाइबर है। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे पास क्या है, ये ऐसे क्या है, माइलिन शीथ है। तो अब जब करंट जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पर क्या होएगा, रीपोलराइजेशन होएगा, तब ये करंट यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ क्या होएगा, यहाँ डीपोलराइजेशन होएगा, फिर यहाँ करंट जनरेट होएगा, फिर क्या होगा, ये जंप करेगा, करंट बनाएगा यहाँ क्लियर, यहाँ डीपोलराइजेशन हो जाएगा, यहाँ क्या होएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो जंपिंग मूवमेंट तुम देख रहे हो, ये जो जंपिंग मूवमेंट तुम देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या कहते हैं इसको हम, इसको ही हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये जंपिंग, तुम किसी जगह पर एक जगह से जंप करते करते जल्दी पहुंचोगे, ऐसे ही क्या हो रहा है, ये जंप करते करते जल्दी पहुंच रहा है, टाइम भी कम लग रहा है, एनर्जी भी, आयन चैनल जो हैं, कौन सी चैनल्स हैं यहाँ पे, सोडियम चैनल जो हैं, उनको खोलने में एनर्जी भी कम लग रही है, एनर्जी भी सॉल्टेटरी कंडक्शन में कम लगती है, टाइम भी कम लगता है। तो ये जो क्या है, प्रोसेस है, ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस, सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या है, बहुत ही इकोनॉमिकल है, फायदेमंद है।
टाइम भी कम लग रहा है नर्व इम्पल्स को आगे ट्रांसपोर्ट होने में, और एनर्जी भी कम लग रही है। ठीक है, ये कौन से वाले न्यूरॉन्स में होगा? जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी। ये कौन से न्यूरॉन्स में होगा? जो कि क्या होंगे? मायोलिनेटेड होंगे, मतलब जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी। जिनमें ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी उनमें तो ये जंपिंग होगा ही नहीं। नॉन माइलिनेटेड या फिर नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स में ये सॉर्टेटरी कंडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेड्यूलेटेड में एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, टाइम भी ज्यादा लगता है। किसके लिए? नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के लिए। तो क्या है, जो डीपोलराइजेशन है वो स्प्रेड होता है, प्रोड्यूसिंग अ लोकल करंट which induces nearby passive sodium channels to open and to depolarize the nearby state. In this way, the initial depolarization passes outward. एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन क्या है? व्हाइट से बना दूं? चलो व्हाइट से बना दें। डायरेक्शन क्या है? एक ही डायरेक्शन है। क्या है? यूनिडायरेक्शनल। सॉरी, बड़े से लिख दिया भाई, मार्कर से लिख दिया, सॉरी। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका? नर्व इम्पल्स का। किसका? नर्व इम्पल्स का यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आउटवर्ड मूव करता है ओवर द मेम्ब्रेन एंड स्प्रेड्स आउट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द साइट ऑफ स्टिम्युलेशन। ये क्या है? ये कर्व आ गया, यहाँ पे क्या आ गया है? कर्व आ गया है। मतलब थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस आया, -70 था हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पर क्या हुआ? थ्रेशोल्ड आया, थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस आया। क्या आया? यहाँ पर करंट आया, बिजली आई, बिजली आके क्या हुई? स्टिम्युलस आया, जिसकी वजह से क्या हुआ? डीपोलराइजेशन हुआ। सोडियम आयन के अंदर आने से डीपोलराइजेशन हुआ। -70 से 0 तक गए, 0 से +30 तक गए। 1 मिलीसेकंड में हुआ ये सब। देखो ये क्या है? 1 मिलीसेकंड। टाइम किसमें है? मिलीसेकंड में है। डीपोलराइजेशन 1 मिनट का हुआ। जैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ 1 मिलीसेकंड के बाद कौन खुल गए? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन के चैनल्स खुल गए, उनसे पोटेशियम आयन बाहर जाने लगा, ये रीपोलराइजेशन होने लगा। थोड़ा सा ज्यादा हाइपर पोलराइजेशन हो गया था, या फिर क्या हुआ? रीपोलराइजेशन थोड़ा ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ? हमारा हाइपर पोलराइजेशन हो गया। इस 1 मिलीसेकंड में या इस 1 से 5 मिलीसेकंड में नर्व को या नर्व फाइबर को तुम वापस से स्टिम्युलेट नहीं कर सकते जब तक कि वो वापस अपना -70 मिलीवोल्ट अचीव ना कर ले। तो ये क्या हो रहा है? जो हाइपर पोलराइजेशन है या जिसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बोल रहे हैं, वो टाइम देता है हमारे नर्व फाइबर को वापस -70 मिलीवोल्ट पे आने में। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये क्या हुआ? वापस से डीपोलराइज होकर रीपोलराइज हुआ, पोटेशियम आयंस बाहर निकलने लगे, थोड़ा ज्यादा हो गया, -90 तक आ गया, फिर वो वापस रेस्टिंग पोटेंशियल अचीव हो गया -70 मिलीवोल्ट पे। इतनी बात समझ आ गई? क्यों हुआ ये? क्यों हुआ ये? क्योंकि जो हमारे पंप्स हैं, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप्स हैं, वो यहाँ पर वापस काम करना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं? बाहर से पोटेशियम लेकर अंदर फेंकते हैं और अंदर से सोडियम आयंस को बाहर फेंकते हैं, जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन का पोलराइज स्टेट वापस से गायब हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो एक्शन पोटेंशियल क्या है? डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है? डीपोलराइजेशन पहले तो किसकी वजह से होता है? रैपिड चेंज होता है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में, जिसकी वजह से क्या होता है? अंदर सोडियम आयंस आते हैं और क्या हो जाता है? डीपोलराइजेशन हो जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ आयंस दैट इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग द रेस्टेंट स्टेट। स्टिमुलस required to open enough sodium channels to initiate depolarization is called थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस। मतलब थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस इतना तो होना ही चाहिए कि इतने सोडियम आयंस खुल जाएं, जिससे कि इतना सोडियम हमारे एक्सोप्लाज्म में चला जाए
जिससे कि -70 मिली वोल्ट से 0 मिली वोल्ट या फिर 30 मिली वोल्ट तक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पहुंच जाए। इतनी समझ आ गई बात? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है छोटा सा। मान लो तुम्हारे को स्टिम्युलस इतना मिल रहा है कि वो थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस से कम है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सब थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस। क्या बोलेंगे? सब थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस। ये क्या है सब थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस? ये थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस से कम होता है। ये क्या होता है? ये थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस से कम होता है और ये एक्साइटेशन जनरेट नहीं कर पाता, इतने सोडियम आयन के चैनल्स नहीं खोल पाता कि डीपोलराइजेशन हो सके। ठीक है, अब क्या हो रहा है? सब थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस को हम लिखते हैं STS। ठीक है, मान लो एक सब थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस आया, दूसरा आया सब थ्रेशोल्ड, ऐसे काफी सारे आ गए। ऐसे क्या हुए? काफी सारे आ गए सब थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस। सब थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस आते गए आते गए आते गए। ये सब मिलकर, इन सब को हम क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। इन सब को मिलकर क्या होगा? समेशन होगा। इन सब के होने से क्या होगा? इतने सारे सब थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस के आने से क्या होगा? एक्साइटेशन होगा। इसको हम बोलते हैं समेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? समेशन होंगे, एक्साइटेशन होगा और नर्व इंपल्स जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन कब? जब इतने सारे सब थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस आए तब। नहीं तो अकेला सब थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता या डीपोलराइजेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? मोस्ट एक्साइटेबल सेल्स के लिए जो थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस होना चाहिए -50 से -60 मिलीवोल्ट होना चाहिए, जो कि 10 मिलीवोल्ट ही कम है हमारे रेस्टिंग पोटेंशियल से, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। इफ द शिफ्ट ऑफ आयन्स एंड कॉन्सिक्वेंट शिफ्ट इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज सफिशिएंट इनफ, इट विल ट्रिगर अ वेव ऑफ ट्रांजिएंट मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन नोन एज नर्व इंपल्स स्पाइक, और या उर्फ हमने क्या बोला था इसको? एक्शन पोटेंशियल बोला था। एक्शन पोटेंशियल इज अनदर नेम ऑफ नर्व इंपल्स। उर्फ तभी तो बोला है मैंने। In contrast with resting potential, propagates along the membrane from one point of neuron. न्यूरॉन की सेल से दूर भागता है। Efferent process है। क्या है? Efferent process है। To farthest extension, this electric relay race whips along the axon, membrane becoming positive and then negative again। मतलब मेम्ब्रेन क्या होती है? पहले पॉजिटिव हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है, फिर पॉजिटिव होती है, फिर नेगेटिव होती है। ऐसी साइकिल चलती ही रहती है। न्यूरॉन या तो क्या होगा? या तो रीच करेगा थ्रेशोल्ड या फिर कंप्लीट करेगा एक सेल्फ प्रोपगेटेड वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होगा? इज एन ऑल और नॉन इवेंट। या तो एक्साइटेशन होएगा, ऑल और नॉन इवेंट हमने कहाँ पढ़ा था? लोकोमोशन मूवमेंट में भी पढ़ा था। या तो एक्साइटेशन होएगा यस या फिर नो। ऑल और नन, या तो होएगा या नहीं होएगा, बीच का नहीं हो सकता। ठीक है, सो व्हाइल द रेस्टिंग पोटेंशियल इज डिटरमिन्ड लार्जली बाय पोटेशियम आयंस। कौन बोल रहा है? रेस्टिंग पोटेंशियल जो है, कौन सा आयन आपको रेस्टिंग पोटेंशियल देकर जा रहा है? रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है? अंदर पॉजिटिव बाहर, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। तो रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए कौन जिम्मेदार है? आपका पोटेशियम आयन। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सा आयन रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको मार्क कर लें। क्या है? क्या लिखा है यहाँ पे कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, रेस्टिंग पोटेंशियल इज डिटरमाइंड लार्जली बाय K+ आयंस। एक्शन पोटेंशियल जो है, क्या है? एक्शन पोटेंशियल है, उसको कौन करके जा रहा है? सोडियम आयंस करके जा रहे हैं। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? एक्शन पोटेंशियल क्या है? गोज पास्ट -70 मिलीवोल्ट, क्योंकि पोटेशियम आयंस खुले ही रह जाते हैं काफी देर तक।
जिसकी वजह से क्या होता है, 90 मिलीवोल्ट पहुंच जाता है। क्या बोलते हैं हम उसको, हाइपर पोलराइजेशन, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड भी बोल सकते हैं। तो जो आयन कॉन्सेंट्रेशन है दे गो बैक टू रेस्टिंग लेवल, दैट इज -70, क्योंकि जो डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं उनमें डिफरेंट डेंसिटी होती है सोडियम आयन चैनल्स की, तो हर न्यूरॉन एग्जिबिट करता है एक अलग एक्शन पोटेंशियल। For any one neuron, the action potential is always same. Any stimulus that opens enough sodium ion channels will propagate an impulse as a wave of depolarization with a constant amplitude, right? Thus, the stimulus is said to have fired the neuron. क्या बोल रही हूँ मैं कि जो बिजली आई है उसने क्या लगा दिया, आग लगा दी न्यूरॉन में। लेकिन वो आग पहले एक जगह लगती है, फिर वो दूसरी जगह आग लगाती है, तो पहली जगह आग बुझ जाती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फायर कहते हैं। न्यूरॉन क्या हो गया है, फायर हो गया है। सो एवरी नर्व इम्पल्स traversing the neuron has the same amplitude, signals differing from one another only in the frequency of these impulses. अब ये देखो, ये मैं तुम्हारे को दिखाना चाह रही थी डायग्राम। ये तुम्हारा पूरा क्या है, न्यूरॉन है। यहां पर पहले क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, क्योंकि यहां कौन आ गए, स्टिम्युलस आया। यहां क्या हुआ, स्टिम्युलस आया, कौन आई, बिजली आई। बिजली को जरा बना देते हैं वाइट वाइट मोटा मोटा, ये क्या है, बिजली आएगी तुम्हारी। अब ये आ गई यहां से बिजली, ओहो, क्या हुआ यहां पर, स्टिम्युलस आया। क्या हुआ यहां पर, स्टिम्युलस आया है, ये स्टिम्युलस आया है यहां पर, ठीक है। उसने क्या किया, सोडियम आयन चैनल्स खोले। सोडियम आयन चैनल्स खुलते हैं, यहां पे क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया। डीपोलराइजेशन होते ही एक करंट डेवलप हुआ। करंट डेवलप हुआ, वो यहां से कूदा और इस जगह पर गया। तो यहां पर तो रीपोलराइजेशन होना चालू हो गया, क्योंकि ये प्रोसेस कितनी देर का होता है, 1 to 5 मिली सेकेंड्स का होता है। जैसे ही यहां से खत्म हुआ, रीपोलराइजेशन होने लगा, यहां पर क्या होने लग गया, डीपोलराइजेशन होने लग गया। अभी तो आगे वाला क्या है, रेस्ट ही कर रहा है। यहां पे इतना डीपोलराइज है, बाकी रेस्ट कर रहा है। जब करंट जंप किया, यहां रीपोलराइजेशन हो रहा है, यहां डीपोलराइजेशन हो रहा है, वो रेस्टिंग है। फिर यहां रेस्टिंग हो जाएगा, यहां डीपोलराइजेशन होगा और यहां पे डीपोलराइजेशन हो जाएगा। सेम बात इसी डायग्राम में भी दिखा रखी है हमारे को। अब हम आते हैं हमारे सॉल्टेटरी कंडक्शन पे। ये मैं पढ़ा चुकी तुम्हारे को। बहुत सारे वर्टिब्रेट न्यूरॉन्स में पोजेस करते हैं एक्सॉन, जिनके ऊपर एक शीथ होती है एट इंटरवल्स बाय शुआन सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। ये लिपिड रिच सेल्स, ये माइलिन किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी होती है और वाटर की बनी होती है। ये जो लिपिड प्रोटीन वाटर की जो बनी होती है माइलिन शीथ, ये एनवेलप करती है। ये क्या करती है, आपके एक्सॉन को एनवेलप करती है, फिर एक जगह छोड़ती है, फिर आगे करती है। तो ये जो क्या है यहाँ पर, ये माइलिन शीथ क्या करती है, आपके एक्सॉन को एनवेलप करती है, फिर एक जगह छूटती है, फिर यहाँ पे एनवेलप होता है। तो ये जो जगह छूट गई है, इसको हमने क्या बोला है, नोड ऑफ रैनवियर बोला है। ये क्या करते हैं, रैप करते हैं स्पाइरली देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड इट मेनी टाइम्स टू प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ लेयर कॉल्ड माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या करती है, इंसुलेटिंग काम करती है, इंसुलेशन का काम करती है। माइलिन शीथ कैसे एक्ट करती है, बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिक इंसुलेशन। कैसे, जैसे हमारी बिजली की तारों पे हम रबड़ की कोटिंग करते हैं, वो क्यों करते हैं, ताकि हम उसको छुएं तो हमें करंट ना लगे। इंसुलेशन का काम करती है, क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑन द एक्सॉन। Schwann cells are spaced along such an axon one after the other with nodes of Ranvier, जहां पे माइलिन शीथ नहीं होंगी, separating each Schwann cell from the next। ये जो नोड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, क्योंकि क्या हो रहा है, प्रोपगेशन हो रहा है नर्व इम्पल्स का इन दी सेल्स। इन स्मॉल गैप्स में क्या है, बाय ईच नोड द सरफेस ऑफ एक्सॉन इज एक्सपोज्ड टू द फ्लूइड सराउंडिंग द नर्व।
क्या हो रहा है, जहां पर आपकी ये एक्सॉन है, जहां जहां पर आपकी ये माइलिन शीथ लगी हुई है, वहां पर क्या है, ये जो क्या है आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये बाहर के ECF से कट टच में नहीं आ रही है। लेकिन यहां वाली चीज क्या हो रही है, ये वाली जो जगह है, ये वाला जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये ECF के कांटेक्ट में आ रहा है। तो जो आयन चैनल्स हैं और ट्रांसपोर्ट पंप्स हैं दैट मूव आयन अक्रॉस द एक्सॉन आर कॉन्सेंट्रेट इन दिस जोन। तो जो पंप्स हैं वो भी यहाँ होंगे, जो चैनल्स हैं वो भी यहाँ होंगे, तभी क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। Direct fluid contact permits ion transport to occur through the channels and action potential to be generated। अगर ये गैप नहीं होएगा तो क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। Action potential is not propagated by a wave of membrane depolarization traveling down the axon since the insulating Schwann cells prevent it। सीधा सीधा नहीं चलता है, जो एक्शन पोटेंशियल है वो ऐसे नहीं जाता है। कैसे जाता है, जो एक्शन पोटेंशियल है वो कूदता हुआ जाता है। कैसा जाता है, कूदता हुआ जाता है। क्यों कूदता हुआ जाता है, क्यों जाता है कूदता हुआ, एक सेकेंड रुको, तुम्हारे को ढंग से बताती हूँ मैं। यहाँ पर ऊपर वाला मिटा देती हूँ। ये क्या है, ये तुम्हारा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर तुम्हारी क्या लगी हुई है, ये माइलिन शीथ लगी हुई है। तो क्या तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल यूं जा सकता है, यूं जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि क्या लगी हुई है, माइलिन शीथ लगी हुई है बीच में। ये क्या लगी हुई है, माइलिन शीथ लगी हुई है। इसलिए जो तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल है उसको ऐसे कूद कूद के जाना पड़ेगा, जिसको हमने क्या बोला है, सॉल्टेटरी कंडक्शन बोला है। क्या बोला है, सॉल्टेटरी कंडक्शन बोला है। इंस्टेड द एक्शन पोटेंशियल जंप्स, क्या करता है, कूदता है, जंप करता है as an electrical current from one node to the next, and when the current reaches a node it opens the sodium ion channels। जैसे ही वो पहुंचता है दूसरे नोड ऑफ रैनवियर पे, वहां डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है और पीछे वाली जगह क्या होने लगता है, रीपोलराइजेशन होता है। आगे वाला तो अभी भी रेस्ट कर रहा है, क्योंकि जो ये प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया है, वो एक ही जगह तक सीमित रहती है, लोकलाइज्ड रहती है। In doing so, it generates a potential difference large enough to create a current that reaches the next node। The arrival of current आया, जिसकी वजह से सोडियम चैनल्स खुले और क्या बना, नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवियर पे भी डीपोलराइजेशन हुआ। ये बहुत ही फास्ट फॉर्म है नर्व इम्पल्स कंडक्शन का, जिसको हम बोल रहे हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, सिंस द एक्शन पोटेंशियल इफेक्टिवली जंप्स फ्रॉम नोड टू नोड। एक इम्पल्स कंडक्ट होता है इस फैशन में, मूव्स वेरी रैपिडली अप टू 120 मीटर पर सेकेंड। सॉल्टेटरी कंडक्शन से 120 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड पर आपका नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो सकता है। सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या है, बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि बहुत लेस मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो रहा है for the ion pumps to deal with, and only nodes are undergoing depolarization instead of the entire nerve surface। अगर तुम्हारे पास ये मेम्ब्रेन है और इस पे अगर तुम्हारे पास माइलिन शीथ नहीं है, जब माइलिन शीथ नहीं होगी तो सब जगह क्या होंगे, चैनल्स होंगे, पंप्स होंगे। तो ये कैसे ट्रैवल करेगा, ये सब खुलेंगे, इन सब को खोलना पड़ेगा, सारे सोडियम चैनल्स खुलेंगे और सब में ये अंदर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर नॉन माइलिनेटेड में आपका एक्शन पोटेंशियल ऐसे ट्रैवल करेगा, जबकि आपके माइलिनेटेड वाले में जंप करता हुआ ट्रैवल करेगा। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ देखो मूवमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल कैसे हो रहा है, ये है हमारा नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में, मतलब सीधा सीधा जाएगा, जबकि ये क्या है, कंटिन्यूस कंडक्शन हो रहा है। और सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या हो रहा है, हर नोड ऑफ रैनवियर पे जंप करता हुआ जाएगा। ये क्या है, इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लग रहा है। क्या है, हमारे पास जो टाइम है वो भी कम लग रहा है, स्पीड भी ज्यादा है। स्पीड क्या है, 120 मीटर प्रति सेकंड का है।
एनर्जी भी हमारी काफी कम लग रही है। तो इसके साथ में मैं उम्मीद करती हूं कि आपको नर्व इंपल्स और उसका कंडक्शन, ट्रांसमिशन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। मिलती हूं आपसे अगली कक्षा में, पढ़ेंगे साइनैप्स के बारे में एंड टाइप्स ऑफ साइनैप्स के बारे में, ठीक है, और साथ ही में न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। समझ आई इतनी सी बात? चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।